नमस्कार। आज की विशेष बात में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जिस तरह से वहीदुर रहमान परा ने एनआईए के सामने कबूल किया कि उसने हुर्रियत को करोड़ों रुपए दिए हैं और इससे ये भी पता चला है कि कितने ही ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अफसर हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है और उन्होंने एनआईए के सामने क्या कबूला, आइए इसकी जानकारी लेते हैं हमारे रक्षा विशेषज्ञ कर्नल वीके शाही से। कर्नल साहब, आपका पीपी न्यूज़ लाइन में स्वागत है। कर्नल साहब, जिस तरह से कश्मीर की सिचुएशन है इस वक्त, एनआईए वहाँ पे रेड कर रही है और उन्हें देखा भी है कि किस तरह से एक व्यक्ति ने, जिसका नाम वहीदुर रहमान परा है, उसने हुर्रियत के लिए करोड़ों रुपए दिए हैं और बाकी कर्मचारी भी बहुत से ऐसे सामने आए हैं जो सरकार में रहते हुए भी उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, इसके लिए हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। एनआईए के खुलासे में जिस तरह ये बात खुलकर सामने आ गई है कि वहीदुर रहमान परा किस तरह से दहशतगर्दी की सपोर्ट कर रहे थे, किस तरह उन्होंने 5 करोड़ हुर्रियत को दिया बुरहान वानी के बाद दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए, कश्मीर को आग लगाकर रखने के लिए, अनरेस्ट को जारी रखने के लिए। इससे बात और ज़्यादा साफ हो जाती है कि कश्मीर बेस्ड लीडर्स गवर्नमेंट में होने के बावजूद, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाने के बावजूद दहशतगर्दी में मुलव्वस रहे हैं, सपोर्ट करते रहे हैं और उसका हिस्सा रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये भी बात साफ हो जाती है कि जिस तरह उसने अपनी सरकारी तंत्र का फ़ायदा उठाते हुए, ऑफिशियल पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट गार्ड्स, गवर्नमेंट एस्कॉर्ट का गलत इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दों को वेपन सप्लाई किया, वेपन स्मगल किए। हमें हाल ये भी याद है कि जब ये लोग इलेक्शन जीत गए थे तो मरहूम मुफ्ती साहब ने शुक्रिया अदा किया था उन ताकतों का जिन्होंने दहशतगर्दी में रहते हुए उनकी मदद की। ये सिर्फ अकेला पारा ही नहीं है, और भी गौर से जब इस रिपोर्ट को पढ़ा जाए तो उन्होंने काफ़ी इनरोड्स बनाने की कोशिश की और जगह जगह सेंसिटिव जगह पर लोगों को बैठाने की कोशिश की, जिसका अंजाम हम आज तक देख रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्कीम्स, ऑर्डर्स, पॉलिसीज़ हैं 370 के बाद जो यहाँ लागू हो गए हैं, कितनी अड़चनें उनको डाली जाती हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और भी जो कश्मीर के बेस्ड लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं उनके बयानात इस बात को साफ जाहिर करते हैं कि उनका दहशतगर्दी से हमदर्दी है, सेपरेटिज़म उनका एजेंडा है और जब भी मौका मिलता है वो उसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। आज भी जो पाकिस्तान से बात की जाए, चाइना के सपोर्ट लिया जाए, इस तरह के बयानात आ रहे हैं। ये कोई अजूबी या कोई अजनबी या कोई नई बात नहीं है। इसके साथ ही एक दूसरा मुद्दा मेरे दिमाग में आता है। जब से ये सब बंद थे, कोई 1-1.5 साल बड़ा अमन से गुजरा था कश्मीर का। जैसे जैसे इनकी रिहाई शुरू हुई वैसे वैसे कुछ छुटपुट हरकतें दहशतगर्दी की होने लगी। क्या इन दोनों का कोई आपस में संबंध नहीं है? कितने कश्मीरी लीडर्स ने प्रेस किया G4 को लाने के लिए। जैसे ही G4 आया है, अब फिर पत्थरबाजी के जो अंजाम देने के मिसालें सामने आने लगी हैं। एक कैजुअल्टी भी हुई पैलेट इंजरीज़ की। तो इन सब चीज़ों को जब हम सोचते हैं तो ये बड़े
फिक्र की भी बात है, गंभीरता से सोचने की भी बात है, और मेरे ख्याल में कुछ और ज़्यादा सख्त कदम शायद भारतीय सरकार को लगाने पड़ेंगे, वीड आउट करने के लिए, सिंगल आउट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और न्यूट्रलाइज करने के लिए उन सब ताकतों को जो हालांकि शामिल नहीं है डायरेक्टली दहशतगर्दी में, पर किसी ना किसी तरह उसको सपोर्ट दे रहे हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ न सिर्फ ऑल आउट ऑपरेशन ही जारी है, मैं समझता हूँ उनके जो मददगार हैं, उनके जो हिमायती हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो प्रोटेक्टर्स हैं, उन सब के ख़िलाफ़ भी सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को एक ज़बरदस्त ऑपरेशन ऑल आउट इंटरनली चलाने की ज़रूरत है। हम सब एक अमन चाहते हैं, हम कश्मीर की वही हालत चाहते हैं जिसको कि स्वर्ग कहा गया था। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि इनके जो बढ़ते हुए कदम, नापाक कदम जम्मू की तरफ आ रहे हैं, जो यहाँ दहशतगर्दी में कुछ नज़र आए, लोग पकड़े गए, कुछ गिरफ़्तार हुए, तो इस तरफ भी ध्यान रखने की ज़रूरत है और हर शहरी को जागरूक रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद। कर्नल साहब, पीपी न्यूज़ लाइन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।